So today we have to start discussion about next topics, which is the simplest one from the 12th syllabus, that is optics. Recording in progress. और इस ऑप्टिक्स का जो है दो पार्ट होते हैं बेसिकली, जिसमें से ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स जो था उसको अपन 11th में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो बातें डिस्कस हम करेंगे दैट विल बी रिलेटेड विथ वेव नेचर ओनली। सो ये बनेगा वेव ऑप्टिक्स। अब बेसिक बातें वही रहेगी। देखो, ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट है ना, एंड लाइट का बिहेवियर। लाइट मतलब वही फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी गेट सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सेंस आता है विजन का, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज लाइट। तो बेसिकली ये लाइट को हम जब रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे 11th के टॉपिक में, तब हम कंसिडर कर रहे थे कि ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली। लेकिन इस टॉपिक में जो भी हमारा कंसिडरेशन होगा उसमें हम एज्यूम करेंगे कि लाइट प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इसीलिए हम वेव से रिलेटेड जो है लास्ट टॉपिक में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो पार्ट वेव के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। देखो, जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम सेम इनटू सेम मीडियम। सेम मीडियम में अगर लाइट बाउंस बैक होके वापस आ रहा है तो उसको अपन कंसीडर करते हैं एज रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन के लॉ में हमने देखा था I मस्ट बी इक्वल्स टू R। बाकी सेम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट साइड में होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए, वो तो एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, μ1 इंटू साइन I मस्ट बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। तो ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिनन ये ऑप्टिक्स के रे पार्ट में भी एप्लीकेबल थे एंड वेव पार्ट में भी एप्लीकेबल थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, तो बेसिकली जो लाइट के नेचर में इंफॉर्मेशन है हमें सबसे पहले डिसार्ट्स ने दी थी, उसके बाद में कॉर्पुस्कल की थ्योरी बोली थी, उसके बाद न्यूटन उसको एक्सपांड करके बोलता है कि लाइट जो है वो मीडियम में से ट्रैवल करेगा, जिसमें उसका नेचर जो होगा वो वेव टाइप का होगा, सॉरी पार्टिकल का होगा, जिसको उसने कॉर्पुस्कल्स बोला था। फिर ये कॉर्पुस्कल्स के बिहेवियर कैसे होता है, क्या होता है, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया गया था, जिसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेबस से ओमिटेड है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमें डायरेक्ट डिस्कस करना है, that will be light as a wave। तो ये लाइट वेव होता है, ये सबसे पहले हमें एक्सप्लेन किया गया था बाय हाइजिन। तो इसलिए हम यहाँ पे हाइजिन थ्योरी को ज्यादा वर्क करेंगे उसके ऊपर, और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब न्यूटन की जो थ्योरी थी 1675 में, उसने एक्सप्लेन किया था कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में इमिट होता है या फिर मीडियम में से प्रोपागेट होता है। तो उससे अगेंस्ट ये हाइजिन की थ्योरी आती है, और हाइजिन बोलता है कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट जो है इमिट्स लार्ज नंबर ऑफ लाइट, और लार्ज जो है लाइट जो इमिट होगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेव। और इसने बोला था कि लाइट इमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, और बाद में उसको हमने करेक्शन करके बोला कि इसका जो फॉर्म है वो लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स है। तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में इमिट होता है, एंड इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू होमोजेनियस मीडियम। यूनिफॉर्म होती है स्पीड थ्रू होमोजेनियस मीडियम। इसके बाद में हाइजीन जो है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, different colors of light are due to different wavelength। लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से वहां पे क्या होता है, लाइट के जो कलर्स है वो बदलते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि लाइट में जो है 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी ये विबजर का स्पेक्ट्रम होता है जो ह्यूमन आइज को, मतलब हमको विजिबल है, एंड बस उसी विजिबल स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, जिसकी वेवलेंथ होती है 400 टू 700 नैनोमीटर, इसके इन बिटवीन। ठीक है, तो बेसिकली जो वेव की टर्मिनोलॉजी है, वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जैसे कि वेव की केस में होता है एम्पलीट्यूड, वेव की केस में होता है पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड, वेव की केस में होती है फ्रीक्वेंसी,
देन वेव से रिलेटेड होती है उसकी वेलोसिटी। ये सारी टर्म्स जो अपन वेव में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं वो एज इट इज यहाँ पे लाइट में भी एप्लीकेबल होगा, और v इक्वल्स टू एन लैम्डा इसका यूज करके जो है हम लाइट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइजीन ने जो है इस तरह के पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, एंड इसकी वजह से ये प्रैक्टिकली भी हमने एक्सपेरिमेंटली क्रॉस चेक किया तो यही सही था। तो इसलिए हाइजीन की जो थ्योरी है वो लाइट से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज एक्सप्लेन की गई उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइजीन जो है अपना लाइट का पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कंसेप्चुअल पार्ट इंट्रोड्यूस कर देता है, कि जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेव फ्रंट को। अब ये वेव फ्रंट मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल कंडीशन है कि अगर हमने एक लाइट का सोर्स रख दिया स्पेस में, अगर ये लाइट का सोर्स है तो इसका काम क्या होगा? इट विल इमिट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये लाइट को इस तरह से सारे के सारे पॉसिबल डायरेक्शन में इमिट करेगा, और लाइट अगर इस तरह से सारे पॉसिबल डायरेक्शन में इमिट हो रही है तो अगर यहाँ पे जो मीडियम है वो सब तरफ अगर सेम है तो इसका मतलब गिवन टाइम इंटरवल में जो भी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा वो भी सेम होगा। इसका मतलब हम अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किया है, एंड ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे जो भी सरफेस दिख रहा है ये एक्चुअल में लोकस है, कलेक्शन है किसका? ऑल पॉइंट्स का, एट विच लाइट रेज रीच साइमल्टेनियसली। ठीक है, लाइट रेज जो है वो एक साथ वहां पे इंसिडेंट होते हैं, एंड अगर वो साइमल्टेनियसली वहां पे इंसिडेंट होंगे तो इसका मतलब सारे के सारे लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनका फेज भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन से वेव फ्रंट को डिफाइन कर सकते हैं कि वेव फ्रंट मतलब है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स at which light has same phase, या फिर रीच साइमल्टेनियसली, ऐसे भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर फेज के टर्म में अगर डिफाइन करना है तो हम उसको बोलेंगे कि जहां पे लाइट रे का फेज सेम है उस सारे पॉइंट्स का जो भी कलेक्शन होता है उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। ठीक है, और इस वेव फ्रंट को जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, तो इसमें से किसी भी एक को अगर ड्रॉ कर लेंगे तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए वेव नॉर्मल। तो वेव नॉर्मल का मतलब होगा परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट वेव्स। तो इससे रिलेटेड हाइजीन आगे एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली ये जो वेव फ्रंट होती है वो 3 टाइप्स की होती है, जिसमें नंबर 1 फर्स्ट वन आएगी दैट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कब फॉर्म होगी? उसके लिए कंडीशन है कि अगर लाइट का पॉइंट सोर्स है एंड वो अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किया है तो उसके सराउंडिंग में जो भी इस तरह का मतलब सरफेस हम कंसिडर करेंगे वो स्फीयर के फॉर्म में रहेगा। ये स्फीयर यहाँ पे आ गया, तो स्फेरिकल स्फीयर के फॉर्म में अगर वहां पे वेव फ्रंट बन रही है तो उस टाइप के वेव फ्रंट को हम कंसिडर करेंगे एज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेंटर में यहाँ पे लाइट का सोर्स था, इसके लिए कंडीशन है कि लाइट का सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे चाहिए। ठीक है, एंड जो सोर्स है वो एकदम छोटा सा पॉइंट सोर्स चाहिए, तब वहां पे स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म होगी। यानी कि यहाँ पे कितनी भी लाइट रे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सारे के सारे लाइट रे इस सरफेस के ऊपर जब आएंगे तो उनका फेज सेम होगा, मतलब उनके बिटवीन का फेज का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो फेज डिफरेंस 0 बन जाएगा। उसके बाद में अगर इसी लाइट के सोर्स को नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट आती है दैट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब इस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होता है बेसिकली कि अगर लाइट का सोर्स है और उसको हमने प्लेस करते टाइम फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किया है, लेकिन लाइट का सोर्स इस तरह से है, लीनियर सोर्स है। ठीक है ना, ये लाइट का सोर्स हो गया, तो ये लाइट का अगर सोर्स है तो ये सारे डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा। तो इससे रिलेटेड जो वेव फ्रंट हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये लाइट के सोर्स के सराउंडिंग में और एक ऐसे सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया जहां पे लाइट रे जब भी इंसिडेंट होंगे तो उन सबका फेज सेम रहेगा। तो इस टाइप के वेव फ्रंट को बोला जाएगा एज ए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। एंड इसके बाद में अगर लाइट का सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किया है तो उस केस में जो फॉर्म होती है उसको बोला जाता है एज ए प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो इसका मतलब क्या है? देखो कि लाइट रे अगर आ रहे हैं वहां पे फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर से अगर लाइट रे आ रहे हैं तो उस केस में जो है
हम इस लाइट रे के डायरेक्शन को कोई भी एक परपेंडिकुलर प्लेन अगर ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल प्लेन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेन के ऊपर आने वाली जो लाइट है वो भी साइमल्टेनियसली आएगी। मतलब यहाँ पे जो भी लाइट रे रहेगा उन सबका फेज सेम रहेगा, फेज वहां पे चेंज नहीं होगा। इसलिए इस टाइप के सरफेस से जो वेव फ्रंट हमें मिलती है उसको बोला जाएगा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। एंड ये प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशन है कि सोर्स जो है इट मस्ट बी प्लेस्ड एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम प्लेस करेंगे तो उस केस में जो वेव फ्रंट मिलती है वो बनेगी प्लेन वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद एक्चुअल में लाइट मीडियम में से प्रोपागेट कैसे होता है इससे रिलेटेड हाइजीन जो है एक्सप्लेनेशन देता है, जिसको अपन बोलते हैं एज ए हाइजीन्स प्रिंसिपल। एंड हाइजीन ने ये जो प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए हैं दे आर रिलेटेड विथ प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू द गिवन मीडियम। गिवन मीडियम में से लाइट कैसे प्रोपागेट होती है ये एक्सप्लेन करने के लिए हाइजीन यहाँ पे बोलता है कि एवरी पॉइंट on the wavefront behaves like secondary source and starts emitting light rays in all possible direction. सेकंड प्रिंसिपल में हाइजीन एक्सप्लेन करता है कि द सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स मतलब लाइट के रेज, आर इफेक्टिव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इफेक्टिव होते हैं, बैकवर्ड लाइट रे जो है वो वेवलेट जो है वो इफेक्टिव नहीं होते, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, तो उसको अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। एंड थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली टेंजेंशियल सरफेस drawn at any instant gives the position of new wavefront। जो टेंजेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंशियल सरफेस से हमें नई वेवफ्रंट कहाँ पे बनी है उसका हमें पोजीशन लोकेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हाइजीन ये प्रिंसिपल के थ्रू लाइट प्रोपागेट कैसे होती है थ्रू द गिवन मीडियम एक्सप्लेनेशन देता है। और इसका मतलब ये हो गया कि सपोज ये लाइट का सोर्स है तो ये क्या करेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रे इमिट करेगा, ठीक है। तो ये लाइट रे इमिट हो रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। अब इनके पाथ के अलोंग अगर मैंने कोई भी एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर ली, जैसे कि यहाँ पे ये वेव फ्रंट है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजीन इस वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट रहेगा अब ये खुद को सोर्स समझने लगेगा। एंड खुद को सोर्स समझने के बाद ये भी क्या करेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रे इमिट करेगा, लेकिन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लाइट रे है वही यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन की लाइट रे शो नहीं की है, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइट रे ट्रेवल करेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एंड अगर हमें न्यू वेव फ्रंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से और एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। अगेन इसके ऊपर के पॉइंट जो है खुद को सोर्स समझेंगे, फिर ये बन जाएगी न्यू वेव फ्रंट। इसके ऊपर के लाइट रे पॉइंट जो है सोर्स समझेंगे, लाइट इमिट करेंगे, फिर ये बनेगी न्यू वेव फ्रंट। इस तरह से ये लाइट कंटिन्यूसली थ्रू द गिवन मीडियम प्रोपागेट होता जाएगा, ठीक है। तो हाइजीन का थ्योरी का यूज करके हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो पार्ट है वो प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें जो है हमें बस I इक्वल्स टू R यही प्रूव करना है, तो उससे रिलेटेड का कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन आता है लाइट से रिलेटेड, दैट इज पोलराइजेशन। लेकिन पोलराइजेशन का पार्ट जो है सिलेबस में नहीं था बोर्ड्स के, इसलिए उसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। और उसके बाद में टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में आता है, तो सीईटी में तो आना ही आना है, दैट इज इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस मतलब होता क्या है, देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। इंटरफेरेंस मतलब होता है
modification in the intensity of light due to superposition of two or more light waves. देखो, अब सेम कंसेप्ट को हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, और लास्ट टॉपिक में वो पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को हम पढ़ते टाइम देख रहे थे कि बेसिकली अगर मोर देन टू वेव्स एट ए गिवन पॉइंट इंसिडेंट होते हैं, तो वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम उनकी वेक्टर सम करते थे, और वेक्टर सम करने के बाद कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता था, कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता था। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बदल गया मतलब एम्पलीट्यूड बदलेगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा मतलब लास्ट टॉपिक में हमने इंट्रोड्यूस किया था कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है, दैट्स व्हाई वहां पे एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। एंड वही पार्ट हम यहाँ पे डिफाइन करते टाइम यूज कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन होगा इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसकी वजह से? ये प्रिंसिपल या फिर सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स की वजह से उसको बोला जाएगा इंटरफेरेंस। ठीक है, अब बेसिकली लास्ट टॉपिक में पढ़ गए तो पढ़ चुके हैं, तो उसको फिर से डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम। उसके रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस मतलब वेव्स की केस में हमने जो वैक्सिंग एंड वेनिंग देखी थी बीट फॉर्मेशन में, वही है कि वैक्स मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेन मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। वही फेनोमेनन जब हम लाइट की कंसीडरेशन में पढ़ेंगे तो हम उसको कंसीडर करेंगे एज ए कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है? देखो, अगर लाइट वेव है तो जब ये मीडियम में से ट्रैवल करेगा तो ये क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करेगा, तो पॉइंट का होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्रस्ट एंड ट्रफ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर एक वेव का क्रस्ट के ऊपर दूसरा क्रस्ट या फिर ट्रफ के ऊपर ट्रफ इंसिडेंट हो गया, तो रिजल्टेंट पॉइंट का जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एडिशन होती है, यानी कि हम लिखेंगे कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है। एंड अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया तो वहां पे जो इंटेंसिटी हमें मिलती है वेव की वो भी मैक्सिमम बनेगी। ठीक है, सो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। तो उस टाइप की इंटरफेरेंस को बोला जाता है एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक कंडीशन होती है कि हम ये मेजर कैसे करेंगे कि गिवन पॉइंट पे कौन सा इंटरफेरेंस हुआ है। तो उसके लिए हमें ये कंडीशन वहां पे वेरीफाई करनी पड़ती है पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस की। अगर पाथ डिफरेंस इस तरह से है 2n इंटू लैम्बडा बाई 2, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं E1 मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2, यानी कि 0, 2 लैम्बडा बाई 2, 4 लैम्बडा बाई 2, 6 लैम्बडा बाई 2। तो उस केस में जो है पाथ डिफरेंस अगर रहेगा ये, तो इंटेंसिटी जो मैक्सिमम बनेगी, मतलब वहां पे जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एंड वही कंडीशन अगर फेज डिफरेंस के लिए देखेंगे तो वहां पे अगर हमें फेज डिफरेंस जो है वो E1 मल्टीपल्स ऑफ पाई दिया है, जैसे कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो उस केस में भी जो इंटरफेरेंस हमें मिलता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव के बाद में दूसरा टाइप ऑफ इंटरफेरेंस आता है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसमें ऊपर की अपोजिट कंडीशन यहाँ पे होगी, मतलब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर या फिर एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के ऊपर अगर इंसिडेंट हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में गिवन पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाएगा मिनिमम। अगर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो गया, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो भी मिनिमम हो जाएगा। एंड एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम हो रहा है तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी रहेगी वो भी मिनिमम रहेगी। एंड वो जो पॉइंट होगा वो हमें डार्क दिखाई देगा। एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पॉइंट होता है उसको अपन ब्राइट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी मतलब ये ब्राइट दिखाई देगा। तो इसके लिए भी सेम ऊपर की जैसी कंडीशन होगी पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस की। तो यहाँ पे बात अगर पाथ डिफरेंस की जा रही है तो यहाँ पे E1 की जगह पे हमें लेना पड़ता है बस ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2। एंड अगर हमें फेज डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे फेज डिफरेंस भी बनता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई,
मतलब फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, इसकी अगर कंडीशन हमें दी जा रही है तो उसके ऊपर से हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन पॉइंट जो है उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कम होगी, या फिर वहां पे जो पॉइंट है वो ब्राइट होगा या डार्क होगा, ये बातें अपन वहां पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इंटरफेरेंस का पार्ट था इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था बाय अ साइंटिस्ट दैट इज थॉमस यंग, एंड उसके एक्सपेरिमेंट को अपन बोलते हैं एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको YDSE ऐसे भी बोला जाएगा। YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे यंग ने क्या किया था, थॉमस यंग ने एक सोर्स रखा था S। इस सोर्स के सामने ऐसा एक कार्डबोर्ड रख दिया, एंड इस कार्डबोर्ड में उसने क्या किए, बेसिकली ऐसे दो होल बना दिए, यहाँ पे एक होल एंड यहाँ पे दूसरा होल, ऐसे 3 होल बना दिए एकदम छोटे छोटे, जिनको हम कंसिडर करेंगे एज S1 एंड S2, एंड इसके सामने रख दी स्क्रीन। तो अब कंडीशन क्या होगी, देखो ये जो बेसिक सोर्स था इसके ऊपर से लाइट रे इंसिडेंट होके, ये सारे लाइट रे इंसिडेंट होने वाले ये S1 एंड S2 के ऊपर, फिर S1 एंड S2 से जब लाइट रे निकलेंगे तब यहाँ पे अल्टरनेट क्रस्ट, देन ट्रफ, देन क्रस्ट, देन ट्रफ, इसके फॉर्म में जो लाइट रे है वो ट्रेवल करता हुआ आगे जाएगा, मतलब प्रोपागेट होगा थ्रू द गिवन मीडियम। यहाँ पे भी क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ ऐसे फॉर्म होंगे, एंड इसकी वजह से ऊपर की जो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं क्रस्ट पे क्रस्ट एंड ट्रफ के ट्रफ की, तो अगर यहाँ पे मेंटेन हो गई तो हमें यहाँ पे सेंटर पे एक ब्राइट बैंड, उसके दोनों साइड में इस तरह से ये डार्क बैंड, फिर से दोनों साइड से ब्राइट बैंड, फिर से दोनों साइड से डार्क बैंड, यानी कि इस तरह का एक पैटर्न दिखाई देता है, एंड इसी को बोला जाता है एज ए इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी इंटरफेरेंस पैटर्न में जो भी कोई दो ब्राइट बैंड होंगे या फिर दो डार्क बैंड होंगे, इनके बिटवीन का जो सेपरेशन है उसको बोला जाता है एक्स, एंड यहाँ पे जो एक्स मैंने लिखा है इसका मतलब होता है बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ। देन जो सोर्स है एंड जो स्क्रीन है, इनके बिटवीन का जो सेपरेशन है सोर्स एंड स्क्रीन के बिटवीन, इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए कैपिटल डी। देन यहाँ पे जो दो S1 एंड S2 दो सोर्सेस थे, तो इनके बिटवीन का जो सेपरेशन होता है उसको कंसिडर किया जाता है एज ए स्मॉल डी। तो यहाँ पे यंग्स एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द टॉपिक, दैट इज लैम्बडा इक्वल्स टू x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब यहाँ पे मीनिंग आप समझ सकते हैं कि जो आपको लैम्बडा दिख रहा है, इस लैम्बडा का मतलब होगा वेवलेंथ, देन कैपिटल एक्स का मतलब होगा बैंड विड्थ, कैपिटल डी मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, स्मॉल डी मतलब होगा सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस। तो इसका यूज करके जो है हम वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी अचीवमेंट थी थॉमस यंग की, कि वहां पे जो है लाइट की वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज लाइट का जो वेव नेचर है सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इसने वेरीफाई करके प्रूव कर दिया था। अदरवाइज न्यूटन की बातें सुन के हमें लगा था कि लाइट जो है वो कॉर्पुस्कल्स के फॉर्म में, मतलब पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है कुछ और कंडीशन यहाँ पे हमें मिलती है कि सपोज ये स्क्रीन है जिसके ऊपर अपन इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, यानी सेंट्रल ब्राइट बैंड से पर्टिकुलर एक्स इतने डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट दिया है पी, और यहाँ पे लाइट के दो सोर्सेस है, एक है S1 दूसरा है S2। इनको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा तो ये S2P माइनस S1P, इसको बोला जाएगा PD। PD का मतलब यहाँ पे होगा पाथ डिफरेंस। तो इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट P का जो नेचर होगा वो ब्राइट रहेगा या फिर डार्क रहेगा, हम ये फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो है बेसिकली यहाँ पे n लैम्बडा इज इक्वल्स टू जो पाथ डिफरेंस है even multiples of lambda by 2, point will be bright, इसमें लिख सकते हैं कि डायरेक्टली point will be bright अगर उसका डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से
लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के इंटीग्रल मल्टीपल वाला है, मतलब 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है, यानी कि इसको अपन n इंटू एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर वहां पे डिस्टेंस आ रहा है पॉइंट का तो वो ब्राइट पॉइंट होगा, एंड वही कंडीशन हम डार्क के लिए अगर फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉइंट विल बी डार्क, पॉइंट विल बी डार्क। ये जो पॉइंट है वो डार्क रहेगा अगर ये गिवन डिस्टेंस जो है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू डी इस तरह से है, तो पॉइंट जो है वो डार्क बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन से हम वेरीफाई करके पॉइंट के बारे में कंक्लूजन दे सकते हैं कि गिवन पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा, ठीक है। देन अगेन जो इंटेंसिटी का रिलेशन हमने देखा था लास्ट टॉपिक में भी, कि सुपरपोजिशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिलती है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी 4i जो CI पे मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे रहेगी, एंड मिनिमम इंटेंसिटी रहेगी 0 जो DI पे मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे रहेगी। तो इस तरह से जो इंटेंसिटी डार्क बैंड में मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे 0 बनती है वही जाके कंस्ट्रक्टिव में ऐड होती है, एंड इसी पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो है यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने बोला था कि कुछ कंडीशंस यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है तभी हम वहाँ पे स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई कंडीशंस टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, आईपी मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न। स्क्रीन के ऊपर अगर कांस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखना है, ठीक है, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, आईपी का मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में। तो उसके लिए कंडीशन आती है फर्स्ट वन कि जो लाइट के हम दो सोर्सेस यूज करने वाले हैं वो कोहिरेंट होने चाहिए। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहिरेंट। अब कोहिरेंट का मतलब होगा कि जो भी लाइट यहाँ पे इमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट वेवलेंथ या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इमिट हो रहा है तो वहां पे उसको अपन कोहिरेंट सोर्सेस कंसिडर करते हैं। और कोहिरेंसी के साथ साथ वो लाइट मोनोक्रोमेटिक भी चाहिए, मतलब कोहिरेंट में फेज भी सेम लगता है, मोनोक्रोमेटिक मतलब वही आता है कि उसकी वेवलेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, वेवलेंथ भी सेम चाहिए। देन वहां पे जो दोनों वेव इंटरफेयर कर रहे हैं उन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है इट मस्ट बी सेम, दे मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, तभी जाके डिफरेंस जीरो होगा, एडिशन मैक्सिमम रहेगी, मतलब वेल डिफाइंड पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। देन दो सोर्सेस के बिटवीन का सेपरेशन स्मॉल डी जो है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटा ले सकते हैं उतना छोटा लेना है। देन कैपिटल डी यानी स्क्रीन एंड सोर्स के बिटवीन का जो सेपरेशन है दैट मस्ट बी मैक्सिमम, कैपिटल डी मैक्सिमम चाहिए। देन सोर्सेज जो अपन यूज करने वाले उनकी विड्थ ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी नैरो, एंड जो लाइट है वो कंपलसरी सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में चाहिए, इट मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन मतलब क्या है वो हमें पढ़ना नहीं है, तो बस ये पॉइंट एज इट इज याद रखो। एंड दो लाइट रे कंपलसरी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने चाहिए, तभी वो जाके मिलेंगे एक दूसरे को और इंटरफेयर भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न जो है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आती है दैट इज ऑप्टिकल पाथ। अभी ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है, देखो कि जैसे लाइट एयर और वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो डिस्टेंस जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते टाइम उसको ज्यादा टाइम लगता है। और ये ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस जो है वो सेम रखना पड़ेगा और उसके साथ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एयर से जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम वो दूसरे ग्लास में या फिर और कोई मीडियम में लेंगे तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उतना डिस्टेंस कवर नहीं होगा, उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा। यानी हम स्पीड को वहां पे पुट करके जो डिस्टेंस लेंगे वो नॉर्मल डिस्टेंस नहीं, हमें ऑप्टिकल पाथ लेना पड़ेगा विच इज गिवन बाय म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है वो हम 11th में रे ऑप्टिक्स में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब इंटरफेरेंस के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेनन आता है रिलेटेड टू लाइट, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अब ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब है क्या, देखो एकदम सिंपल सा फिनोमिनन है कि नॉर्मली अगर हमने यहाँ पे एक स्क्रीन प्लेस कर दी, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन ऐसे प्लेस की है एंड इस स्क्रीन के सामने अगर हमने एक लाइट का सोर्स रखा है, अभी दो सोर्सेस नहीं लगेंगे, एक ही सोर्स लगेगा, तो हमें मालूम है कि लाइट के रे इंसिडेंट होने की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो रीजन है, ये पूरी की पूरी रीजन इल्यूमिनेट होगी, मतलब इसके ऊपर हमें लाइट दिखाई देगा। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि इसके पाथ में हमने ऐसा कोई एक ऑब्स्टेकल रख दिया है, और ये ऑब्स्टेकल अगर यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये ऑब्स्टेकल को रखने से, ये ऑब्स्टेकल के रखने से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो रीजन दिख रही है, इस रीजन में लाइट का कोई भी रे इंसिडेंट नहीं होगा। यानी कि ये जो रीजन है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, मतलब यहाँ पे लाइट नहीं है तो यहाँ पे शैडो चाहिए, इस तरह से ये शैडो वाला रीजन होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है, लाइट यहाँ पे अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज करता है। यहाँ तक लाइट आने के बाद वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड होके एंड पे जो है ये रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर देता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फिनोमिनन में जो लाइट की बेंडिंग हो गई वो रिफ्रैक्शन की तरह नहीं है, ये अलग बेंडिंग है, तो इसके लिए हम इसको अलग से स्टडी करते हैं। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एजेस और sharp corners of an obstacle and entering into the region of geometrical shadow, मतलब जहां पे नहीं होना चाहिए था वहां पे वो बेंड होके एंटर कर रहा है, तो इस तरह की बेंडिंग जो है उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन जो है बेसिकली इसके भी दो टाइप होते हैं, लेकिन इसको जिन्होंने स्टडी किया था उनकी स्टडी करने के कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो टाइप है, जिसमें फर्स्ट वन आता है दैट इज फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये फ्रॉनहोफर ने क्या किया था, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करने के लिए जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी वेवफ्रंट थी प्लेन वेवफ्रंट, एंड जो सोर्स था उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किया था। एंड दूसरा सेम डिफ्रैक्शन स्टडी किया गया था बाय फ्रेस्नल। तो फ्रेस्नल ने ये डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करते टाइम जो वेवफ्रंट कंसीडर की थी वो थी स्फेरिकल वेवफ्रंट, एंड जो सोर्स था वो प्लेस किया गया था एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने डिफ्रैक्शन स्टडी किए थे। और ये डिफ्रैक्शन स्टडी करने के बाद जो पैटर्न इनको ऑब्जर्व हुआ था, तो अगेन यहाँ पे क्या होता था, एक्चुअली इन्होंने जो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया था वो इस तरह का था कि सेंटर में हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला पॉइंट, उसके बाद इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है, इस तरह से कम होती है। ठीक है, कम इंटेंसिटी वाली रीजन, उसके बाद में इंटेंसिटी और कम होगी, मतलब इस तरह की उन्होंने ग्रेटिंग्स ऑब्जर्व की थी। और जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है सेंटर में, उसको बोला जाता है एज ए सेंट्रल मैक्सिमम, या फिर मैक्सिमा ऐसे भी बोला जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है, तो इसको बोला जाता है एज ए मिनिमा या फिर मिनिमम। तो ये मैक्सिमम, उस ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफ्रैक्शन पैटर्न इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और उसको ग्रेटिंग्स के फॉर्म में मतलब इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद में थोड़ी इंटेंसिटी कम और थोड़ी इंटेंसिटी कम, उसके बाद में यहाँ पे भी इंटेंसिटी कम, यहाँ पे और इंटेंसिटी कम। तो इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली रीजन है इसको बोला जाता है एज ए सेंट्रल मैक्सिमम, कम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है इसको बोला जाता है एज ए मिनिमा या फिर मिनिमम। एंड यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमम जो विड्थ होती है उसकी डब्ल्यू वो होती है 2 × x, एंड ये 2 × x मतलब होता है 2 × लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए।
अब यहाँ पे दो सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स है, इसलिए ए का मतलब होगा उस सोर्स की विड्थ, या फिर उसको अपन बोलेंगे एपर्चर ऑफ द सोर्स, उसकी लेंथ कितनी है। लैम्बडा का मतलब वही वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कैपिटल डी का मतलब सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ठीक है, तो इस तरह से हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसी तरह से जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए थी, वही कंडीशन यहाँ पे होगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कि स्क्रीन पे जो हमें मैक्सिमम दिखने वाला है वो कब दिखेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो उसके लिए कंडीशन होती है कि ए साइन थीटा ये जो है इट मस्ट बी इक्वल टू n+1/2 इंटू लैम्बडा। एंड अगर हमें वहां पे कंडीशन चाहिए फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी यानी मिनिमम, तो उसके लिए कंडीशन होती है ए साइन थीटा ये जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू प्लस और माइनस n इंटू लैम्बडा। तो इसमें जो है n का मतलब नंबर, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, a मतलब एपर्चर एंड थीटा मतलब जो है वो एंगुलर सेपरेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम गिवन जो पॉइंट है वो डार्क होगा ब्राइट होगा, उसी को अपन अलग टर्म में डिफाइन कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला होगा या मिनिमम इंटेंसिटी वाला होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न होता है। और उसके बाद में रिजॉल्विंग पावर का पार्ट आता है, लेकिन अगेन विच इज नॉट इंक्लूड इन द सिलेबस। मतलब एकदम सिंपल सा टॉपिक था जिसमें जितना क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है। ठीक है, अगेन सेम कंडीशंस है, टॉपिक जो है टेक्स्ट बुक में से 2 to 3 टाइम्स आप डिटेल में रीड करेंगे, देन आई विल सेंड सम वर्कशीट्स विद सॉल्व क्वेश्चन। तो उसमें जो क्वेश्चन है उतनी अच्छी तरह से आप देखेंगे, पॉसिबल हुआ तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन कल की तरह टेस्ट मॉर्निंग में असाइन होगी। थैंक यू।